हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस लेक्चर में। इस लेक्चर में हम पठार डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि वर्ल्ड ज्योग्राफी वाला टॉपिक चल रहा है लूसेंट की बुक से, उसमें आज हम पठार तक पहुँचे। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने पर्वत डिस्कस किए थे। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी ये सीरीज़ अगर अच्छी लग रही है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, निश्चित ही पूरा कवर कराया जाएगा। तो आइए देरी न करते हुए शुरू करते हैं पठार। जैसे कि इसके पहले हमने पर्वत की डेफिनेशन और पर्वत के बारे में समझे थे, अब समझ लेते हैं हम पठार क्या होता है। व्हाट इज पठार? पठार आपने पढ़ा होगा जब आप मध्य प्रदेश जीके में उसका ज्योग्राफी पढ़ते हैं या कोई भी जीके पढ़ते हैं, उसमें आप पठार का नाम सुने होंगे। प्लेट्यू क्या होता है, पठार क्या होता है। बहुत अपन ने छोटे पठार बड़े पठार पढ़े हैं, जैसे मालवा का पठार पढ़े हैं अपन, मध्य प्रदेश वाले जो भी लोग हैं वो मालवा का पठार पढ़े हैं। तो पठार है क्या, पठार की डेफिनेशन क्या है, तो वो देखते हैं इस लेक्चर में हम। तो सबसे पहले बात करते हैं पठार की। तो पठार होता क्या है? तो पठार के बारे में एक आपको बता दूं मैं। पठार की जो ढाल की ऊंचाई कम होती है, पठार जो होता है उसकी ढाल की ऊंचाई कम होती है, ऊपरी भाग सपाट होता है और उसकी जो तीव्रता है, ढाल की तीव्रता या तीव्र, वो कम होती है। तो ये ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन आपको एक अच्छी डेफिनेशन बताऊंगा मैं, जिससे आपको थोड़ा समझ में आए। और पठार से एक चीज याद रखिए, पृथ्वी के जो क्रस्ट है, पृथ्वी का जो क्रस्ट है उस पर 33% भाग पठार से बना हुआ है, यानी पठार विस्तृत है। मात्र 33% भाग में पठार का विस्तृत है। तो यहां से एक याद रखिए। अब पठार होता क्या है, तो देखो बुक के हिसाब से, बुक में लिखा है धरातल का विशिष्ट स्थल रूप जो अपने आसपास के स्थल से पर्याप्त ऊंचा होता है। धरातल का विशिष्ट स्थल रूप जो अपने आसपास के स्थल के से पर्याप्त ऊंचा होता है तथा शीर्ष भाग चौड़ा और सपाट होता है। सामान्यतः पठार की ऊंचाई 300 से 500 फीट तक होती है। फीट है, याद रखिए, 300 से 500 फीट तक होती है। अपन ने पर्वत में क्या पढ़े थे? पर्वत किसे कहा गया है? जो 1000 मीटर से ऊंचा होता है उसे पर्वत कहा गया है। लेकिन यहां बात हो रही है पठार की, 300 से 500 फीट की बात हो रही है। फीट होता है, पठार की ऊंचाई होती है, उसे पठार कहा जाता है। तो ये एक पठार था। अब पठार की डेफिनेशन की अगर बात करें तो डेफिनेशन तो आपको बता ही दिया मैंने। यही डेफिनेशन पठार की, धरातल का विशिष्ट स्थल रूप जो अपने आसपास के स्थल से पर्याप्त ऊंचा होता है तथा शीर्ष भाग चौड़ा और सपाट होता है, उसे पठार कहा जाता है। सामान्यतः पठार की ऊंचाई 300 से 500 मीटर तक होती है। तो ये आपको समझ में आ गया पठार क्या है। तो पठार की सबसे अच्छी डेफिनेशन वही लगी मुझे, धरातल का विशिष्ट स्थल रूप जो अपने आसपास के जमीन से पर्याप्त ऊंचा होता है, जिसका ऊपरी भाग चौड़ा और सपाट हो, उसे ही पठार कहा जाता है। तो यही डेफिनेशन बहुत अच्छी है, इसे ही आप याद रखें। धरातल का विशिष्ट स्थल रूप जो अपने आसपास के जमीन से पर्याप्त ऊंचा होता है, जिसका ऊपरी भाग चौड़ा और सपाट हो, उसे ही पठार कहते हैं या कहलाता है। तो पठार, इंग्लिश में इसे प्लेट्यू कहते हैं। और यहां से देखा जाए तो मैंने आपको काम का क्या बताया, 33% भाग पर विस्तृत है। अगर इसकी एक और चीज परीक्षा में आ सकती है, पठार है क्या, तो भूमि पर मिलने वाले द्वितीय श्रेणी के स्थल रूप को पठार कहते हैं। भूमि यानी भूमि पर मिलने वाले द्वितीय श्रेणी के, याद रखना है, द्वितीय श्रेणी के, पहला श्रेणी तो पर्वत कहलाता है, द्वितीय श्रेणी के स्थल रूप को पठार कहते हैं। अब बात करते हैं अपन पठार का निर्माण आखिर हुआ कैसे। तो ज्वालामुखी क्रिया के समय निकलने वाले लावा के जमाव से समतल तथा अपेक्षाकृत उठे हुए भाग का निर्माण होता है, जिसे पठार बने। ज्वालामुखी क्रियाओं के समय निकलने वाला लावा जो ऊपर उठ के ठंडा हो गया और समतल था, वो तो समतल था, तथा अपेक्षाकृत उठे हुए भाग, जिसका भाग उठा हुआ था लेकिन समतल था, उसके कारण ही पठार बने हैं। और एक और बात किया जाए तो पठार का निर्माण हो रहा था जब पठार का निर्माण कैसे होता है, देखो, पर्वतों का निर्माण जब चल रहा था या पर्वतों का निर्माण जब हो रहा था, तब कुछ भाग अधिक ऊपर ना उठ पाने के कारण भी पठार बनते हैं। जब पर्वतों का निर्माण हो रहा था तो पर्वत तो ऊपर चले गए, लेकिन कुछ पर्वतों का निर्माण हो रहा था तब कुछ भाग अधिक ऊपर ना उठ पाने के कारण, जो समतल रह गए और अधिक ऊपर ना उठ पाने के कारण पठार बनते हैं। तो ये भी एक दो डेफिनेशन थी जिससे आपको समझ में आ सके, समझना जरूरी, समझ में आ सके।
और पठार की ऊंचाई कितनी होती है? तो लगभग समुद्र तल से 300 से 500 फीट है, सॉरी फीट तक होती है। अगर ये ऑप्शन नहीं आया तो 600 आएगा, 600 फीट तक होती है। ये याद रखना पठार की ऊंचाई, है ना। तो ये याद आ गया। अब बात कर लेते हैं अपन, कुछ प्रमुख पठार दिए हुए हैं यहाँ पे। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं कुछ अधिक ऊंचाई वाले पठार। तो तिब्बत का पठार है, तिब्बत का पठार आपने पढ़ा होगा। ये विश्व का सबसे ऊंचा पठार है जिसकी ऊंचाई 16,000 फीट है। और तिब्बत के पठार को संसार की छत भी कहा जाता है क्योंकि सबसे ऊंचा पठार है। एक है बोलीविया का पठार, इंपॉर्टेंट है ये। बोलीविया का पठार भी इंपॉर्टेंट है, ये 12,000 फीट ऊंचा है। एक है कोलंबिया का पठार, ये 7,800 फीट ऊंचा है। तो ये याद रखना है सब ये पठार। ये तिब्बत का पठार कहां पर है? ये चाइना में है। बोलीविया का पठार कहां पर है? ये दक्षिण अमेरिका में है। बोलीविया का पठार ये दक्षिण अमेरिका में एक देश पड़ता है, वहां पर है बोलीविया का पठार। कोलंबिया का पठार कहां पर है? कोलंबिया का पठार अभी अमेरिका में है, लेकिन उत्तर अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। तो कोलंबिया का पठार तो किस देश में है, क्या है करके याद रखना है। और जब अपन आगे लूसेंट पढ़ेंगे तो आगे एक टॉपिक आने वाला है जिसमें रहेंगे विश्व के प्रमुख पठार। तो अपन वहां पे देखेंगे विश्व के प्रमुख पठार। अभी इतना याद रखिए यहाँ से जो बताया पठार क्या होता है। और ये याद रखिए आगे जब एक टॉपिक आएगा विश्व के प्रमुख पठार, जब अपन वहां अच्छे से देखेंगे। तो पठार भी निम्न प्रकार के होते हैं। तो देखिए कुछ कुछ पठार के नाम दिए हुए हैं। तो अंतर पर्वतीय पठार होता है, ये पर्वतमालाओं के बीच बने पठार को अंतर पर्वतीय माला, अंतर का मतलब बीच में, अंतर पर्वतीय पठार कहा जाता है। ये याद रखना है। पर्वत तपदी पठार, ये पर्वत दल व मैदान के बीच उठे समतल भाग को कहते हैं। पर्वत तल व मैदान के बीच बने समतल उठे भाग को कहते हैं। महाद्वीपीय पठार भी होते हैं, जब पृथ्वी के भीतर जमा लेकोलिथ भूपृष्ठ के अपर्दन के कारण सतह पर उभर जाते हैं, ऐसे पठार बनते हैं। यानी तब ऐसे पठार बनते हैं। जैसे अपना दक्षिण का पठार जो है ये किसका उदाहरण है? तो महाद्वीपीय पठार का उदाहरण है। ये महाद्वीप में बना हुआ है ना, तो महाद्वीपीय पठार का उदाहरण है। तो ये याद रखना है। और अपर्दन क्या होता है ये याद रखना है, लेकिन मैं आगे अच्छे से बताऊंगा अपर्दन के बारे में। उसके बाद बात करते हैं तटीय पठार। समुद्र के तटीय भाग में जो स्थित पठार रहते हैं उसे तटीय पठार कहते हैं। उसके बाद गुंबदाकार पठार, एक गुंबदाकार पठार भी होता है। चलन क्रिया के फलस्वरूप निर्मित पठार, जैसे रामगढ़ का गुंबद, ये भारत में है। रामगढ़ गुंबद डायरेक्ट आएगा क्वेश्चन। ये रामगढ़ गुंबद भारत में है। जो कोटा प्लेट्यू है, जो कोटा में जो पठार है राजस्थान में, कोटा प्लेट्यू उसके पास है ये। तो याद रखना ये राजस्थान में है, ये रामगढ़ गुंबद। ये रामगढ़ गुंबद इंपॉर्टेंट है। इसे जो है क्रेटर इसका जो मुंह बना हुआ है क्रेटर के टाइप का है। क्रेटर ज्वालामुखी का जो मुंह होता है उस प्रकार का है क्रेटर। तो इसे रामगढ़ क्रेटर भी बोल सकते हैं। तो रामगढ़ क्रेटर भी बोल सकते हैं, याद रखना है राजस्थान में है। तो ये समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स आपको। तो इतने प्रकार के पठार होते हैं। और आगे एक टॉपिक आएगा विश्व के प्रमुख पठार, जब अपन इसको अच्छे से पढ़ेंगे। तो पठार क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा। पठार मैंने आपको बताया, बहुत सारी डेफिनेशन बताया पठार की, जिसमें से आपको जो अच्छी लगे वो याद रख सकते हैं। देखिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं। धरातल का विशिष्ट स्थल रूप जो अपने आसपास के जमीन से पर्याप्त ऊंचा होता है तथा जिसकी ऊपरी भाग चौड़ा और सपाट हो उसे ही पठार कहते हैं। भूमि पर मिलने वाले द्वितीय श्रेणी के स्थल रूप को भी पठार कहा जाता है। द्वितीय श्रेणी के स्थल रूप को याद रखना है, 33% भाग पर विस्तृत है। इसका निर्माण कैसे हुआ? तो ज्वालामुखी क्रियाओं के समय निकलने वाले लावा के जमाव के कारण जो समतल लावा जमा हुआ अपेक्षाकृत उठे हुए भाग का निर्माण होता है, और वो उसे ही पठार कहा जाता है। और एक और चीज बताया था मैंने, पर्वत का निर्माण जब हो रहा था तो कुछ भाग अधिक ऊपर ना उठ पाने के कारण भी पठार बनते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा पठार क्या है, समझना जरूरी है बस। इसके बाद बात करते हैं अपन, अगला टॉपिक आएगा हमारा तीसरे नंबर का, मैदान, जिसे प्लेन कहते हैं, है ना। तो ये मैदान की बात करते हैं। मैदान क्या होता है? तो अपन ने सबसे पहले तो पर्वत पढ़ लिए थे, फिर अपन ने क्या पढ़े? पठार। अब पढ़ते हैं अपन मैदान क्या होता है। मैदान वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। देखिए मैदान क्या होता है। तो देखिए 500 फीट से कम ऊंचाई वाले भूपृष्ठ के समतल भाग को मैदान कहते हैं। इसमें क्या कहा गया? 500 फीट से कम ऊंचाई, याद रखना है 500 फीट से कम ऊंचाई बोला गया था मैदान में, 500 फीट से अधिक ऊंचाई बोला गया था पठार में, और 1000 मीटर है ये, 1000 मीटर से ऊंचे वाले को पर्वत कहा गया था, है ना।
तो ये आपको समझ में आ गया होगा। 500 फीट से कम ऊंचाई वाले भूपृष्ठ के समतल भाग को मैदान कहते हैं। मैदान भी अनेक प्रकार के होते हैं, मैदान जो होते हैं वो भी अनेक प्रकार के होते हैं। तो मैदान भी कुछ कारणों से बनते हैं, जो कारण कैसे कैसे देख लेते हैं। एक तो होता है अपर्दनात्मक मैदान और एक होता है निक्षेपात्मक मैदान। तो ये दोनों की आपको अगर मीनिंग समझ में आ गई तो आप अच्छे से बना लोगे। अपर्दनात्मक मैदान, अपर्दन क्या होता है अगर आपको समझ में आ गया तो आप बना लोगे। तो अपर्दन याद रखना है। पहले तो बात कर रहा हूं मैं अपर्दन की। अपर्दन क्या होता है? अपर्दन का मतलब होता है, इंग्लिश में बोलते हैं अपर्दन को इरोशन, इरोशन, है ना। तो अपर्दन कई प्रकार के होते हैं। अपर्दन जैसे जल द्वारा भी हो सकता है अपर्दन, अपर्दन वायु द्वारा भी हो सकता है, अपर्दन हिमानी द्वारा भी हो सकता है, और महासागरीय लहरें यानी सागरीय लहरें द्वारा भी हो सकता है। तो ये कुछ के कारण होता है, जल हो गया, वायु हो गया, हिमानी और सागरीय लहरें इसके प्रमुख कारण है अपर्दन के। अपर्दन होता क्या है? अपर्दन की बात कर रहे हैं, अभी याद रखना है। अपर्दन वह प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें चट्टानों का विखंडन होता है, चट्टानें टूटती है, चट्टानों का विखंडन होता है, परिणाम स्वरूप निचले पदार्थ जल, पवन इत्यादि द्वारा स्थानांतरित होते हैं। ये भी एक इसकी डेफिनेशन हो सकती है। और क्या कह सकते हैं इसको? जिसमें मिट्टी की ऊपरी परत जल या वायु के तेज बहाव के कारण उड़ जाती है, उसे भी अपर्दन कह सकते हैं। जिसमें मिट्टी की ऊपरी परत जल या वायु के तेज बहाव के कारण उड़ जाती है, उसे भी अपर्दन कह सकते हैं। प्राकृतिक कारणों से पृथ्वी के पृष्ठ में कुछ अंशों के स्थानांतरण को भी अपर्दन कहते हैं। समझ में आया? स्थानांतरण को भी अपर्दन कहते हैं। ये भी आपको पता चल गया होगा एक। अगर एक और डेफिनेशन की बात की जाऊं अपर्दन की, तो पृथ्वी के धरातल की काट छाट और उसके रूप में परिवर्तन करने की प्राकृतिक घटनाओं को भी अपर्दन कहा जाता है। पृथ्वी के धरातल की काट छाट और उसके रूप में परिवर्तन करने की प्राकृतिक घटनाओं को भी अपर्दन कहा जा सकता है। लेकिन अब बात करते हैं अपन, मैंने अपर्दन के बारे में तो आपको बता दिया, आपने मृदा अपर्दन पढ़े होंगे, मृदा अपर्दन, तो वही अपर्दन है ये। तो अपर्दन की बात कर ली अपन ने, लेकिन अब बात करते हैं अपर्दनात्मक मैदान की। तो अपर्दनात्मक क्या होता है? अपर्दन से ही अपर्दनात्मक बना है। तो देखो इसकी डेफिनेशन क्या है। अपर्दन द्वारा किनारों व तली को काटना या छाटना। अपर्दन द्वारा किनारे व तली को काटना या छाटना अपर्दनात्मक कहलाता है, यानी काटना या छाटना अपर्दनात्मक कहलाता है। तो अपर्दन द्वारा ही कई सारे मैदान बने हैं, तो उसी को क्या कहा गया? अपर्दनात्मक मैदान। तो अपर्दनात्मक मैदान कैसे बने हैं देखते हैं। नदी द्वारा बने, हिमानी द्वारा बने, पवन जैसी शक्तियों के अपर्दन से इस प्रकार के मैदान बनते हैं। नदी द्वारा हो गया, हिमानी द्वारा हो गया, पवन द्वारा हो गया, जैसी इनकी शक्तियां रहती हैं इनमें, इनकी शक्तियों से इस प्रकार के मैदान बनते हैं जो निम्न है। तो ये निम्न है, ये सबसे पहले पढ़ेंगे अपन अपर्दनात्मक मैदान। और मैंने बताया था अपर्दन की प्रक्रिया काय काय से हो सकती है? जल से, वायु से, हिमानी से, सागरीय लहरों से, प्रमुख कारण है इनके। तो देखिए पहला क्या है, लोएस मैदान। लोएस मैदान क्या होता है? हवा द्वारा उड़ाकर लाई गई मिट्टी एवं बालू के कणों से निर्मित होता है। तो याद रखना है, लोएस मैदान कैसे बने? हवा द्वारा उड़ाकर लाई गई मिट्टी व बालू के कणों से निर्मित मैदान को लोएस मैदान कहते हैं। उसके बाद है क्रस्ट मैदान। ये चूने पत्थर की चट्टान के घुलने से निर्मित मैदान है। चूने पत्थर की जो चट्टानें होती है उसके घुलने से निर्मित, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। क्रस्ट मैदान चूने पत्थर की चट्टानों से धुलने के निर्मित मैदान को कहते हैं, है ना। उसके बाद एक परीक्षा में ये वाला इंपॉर्टेंट है, समप्राय मैदान। ये आता है पेपर में। समप्राय मैदान कैसे होते हैं? तो समुद्री तल के निकट स्थित मैदान, समुद्री तल के निकट स्थित मैदान जिसका निर्माण नदियों के अपर्दन के फलस्वरूप हुआ है। तो ये डायरेक्ट आएगा। समप्राय मैदान का निर्माण कैसा होता है? तो नदियों के अपर्दन के फलस्वरूप होता है, नदियों के अपर्दन के फलस्वरूप होता है। ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से देखो, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते तो नहीं, लेकिन ये अपन पूरा पढ़ रहे हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी, तो इसके बारे में भी जानकारी होना, तो ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से पूछा जाने लायक का क्वेश्चन यही है। उसके बाद एक ग्लेशियर मैदान होता है। तो ग्लेशियर आपने जाना होगा, समझा होगा, हिम के जमाव के कारण निर्मित दली मैदान, जो केवल वन ही पाए जाते हैं, जहाँ केवल वन ही पाए जाते हैं।
इंसान नहीं रहते, वहाँ जीव जंतु नहीं रहते, केवल वन रहते हैं। तो ग्लेशियर मैदान हिम के जमाव के कारण निर्मित दलदली मैदान को ग्लेशियर मैदान कहते हैं। हिम के है ना, हिम के जमाव के कारण, यानी बर्फ जब पिघलती है और नीचे आके जमा हो जाती है। रेगिस्तानी मैदान, रेगिस्तान में ही मैदान रहते हैं बड़े बड़े। वर्षा के कारण बनी नदियों के बहाव के फलस्वरूप इसका निर्माण होता है। देखिए, वर्षा के कारण बनी नदियों के बहाव के कारण, नदी बहा बहा के लेके आती है, तो कारण रेगिस्तानी मैदानों का निर्माण होता है। तो ये बताया गया, ये अपन पढ़ रहे थे अपरदनात्मक मैदान। समझ में आ गया? ये वाला इंपॉर्टेंट है, संप्राय वाला। अब बात करते हैं अपन निक्षेपात्मक मैदान। तो निक्षेप का मतलब क्या होता है, ये आपको समझना जरूरी है। सबसे पहले तो निक्षेप का मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं इंग्लिश में डिपोजिशन। डिपोजिशन यह एक प्रक्रिया होती है, यह एक प्रक्रिया होती है जिसमें कोई गैस या ठोस बन जाती है। कोई गैस है या कोई टुकड़े जमा हो के ठोस का रूप ले लेते हैं, ठोस बनती है। तो ये समझ में आ गया होगा। तो ये यहां पे क्या बात किया गया है, निक्षेपात्मक मैदान की बात किया गया। तो ये इसकी डेफिनेशन देखते हैं अपन। बाहर लाए गए पदार्थों को उपयुक्त स्थान पर, बाहर लाए गए या बहाकर लाए गए, बहाकर, बहाकर या बाहर, जहां से भी बाहर, स्थान से बाहर, या बहाकर लाए गए, बहाकर बोलते हैं, बहाकर लाए गए पदार्थ को उपयुक्त स्थान पर जमने के कार्य को निक्षेपण कहते हैं। एक डेफिनेशन ये होती है इसकी। बाहर लाए गए पदार्थ, तो बाहर नहीं होगा, बहाकर, बहाकर सही जमेगा। बहाकर लाए गए पदार्थों को उपयुक्त स्थान पर जमने के कार्य को निक्षेपण कहते हैं। तो यहाँ पे बात की गई है, मैदान की बात की गई। तो अपन पढ़ते हैं, देखो ऐसे मैदान कैसे बनते हैं। नदी निक्षेपण द्वारा बड़े बड़े मैदानों का निर्माण होता है। नदी के निक्षेपण द्वारा बड़े बड़े मैदानों का निर्माण होता है। निक्षेपण का मैंने बता दिया मीनिंग आपको। बहाकर लाए गए पदार्थों के उपयुक्त स्थान पर जमने के कार्य को निक्षेपण कहते हैं। तो निक्षेपण की तो समझ में आ गई आपको। अब बात करते हैं निक्षेपात्मक मैदान। नदी निक्षेप द्वारा बड़े बड़े मैदानों का निर्माण करती है। नदी जो है बहाकर लाकर बड़े बड़े मैदानों का निर्माण करती है। इसमें से देखिए, गंगा का मैदान आपने पढ़ा होगा, गंगा का मैदान आपने पढ़ा होगा। सतलज का मैदान, मिसिसिपी नदी बहती है एक, कहाँ पे बहती है ये मिसिसिपी नदी? ये मिसिसिपी नदी इंपॉर्टेंट है, ये बहती है अमेरिका में, मिसिसिपी नदी। एवं हांग हो नदी, ये चाइना में बहती है। हांग हो नदी के मैदान प्रमुख है। तो ये मैदान कैसे बने हैं? तो ये सब बहाकर लाई गई नदियों द्वारा बने। इस प्रकार के मैदान में जलोढ़ का मैदान भी कहा जाता है। जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है सबसे ज्यादा, तो जलोढ़ का मैदान कहा जाता है। और डेल्टा का प्रमुख मैदान भी होता है। तो डेल्टा का मैदान प्रमुख है। डेल्टा भी बनते हैं बहाकर ला जाने के बाद। तो ये आपको समझ में आ गया होगा यहाँ से क्या बताया गया है ना। अब आपको मैं बताता हूँ यहाँ से एक, तो ये था मैदान, यहाँ पे पढ़े अपन ने। आपने भारत का मैप देखा होगा, देखिए ये भारत का मैप एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए भारत का मैप बना रहा हूँ मैं, बहुत आसान है, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो आप भी बन जाएगा, आपसे ही बन जाएगा। ये भारत का मैप बना, आपने यहाँ देखे होगे, ये पर्वत है पूरे हिमालय पर्वत, यहाँ पे देखे होगे ये सब हिमालय पर्वत है। तो ये हो गया पर्वत। इसके नीचे वाले भाग में यहाँ पे क्या है? तो यहाँ पे है मैदान। गंगा का मैदान आपने पढ़े होगे, यमुना का मैदान, गंगा का मैदान, यहाँ पर है मैदान। और ये जो एरिया है यहाँ पे, ये है पठार। तो यही तीनों चीज तो अपन पढ़ रहे हैं। ये ऊपर वाला हो गया मैदान, पर्वत, ये बीच में यहाँ पे है मैदान, और ये है पठार। तो ये तीनों चीज अपन पढ़ रहे हैं, आपने देखे होगे। अब क्या अंतर है इसमें? तो देखो यहाँ पे एक और डायग्राम में बना के बता रहा हूँ आपको। डायग्राम के हिसाब से अगर समझा जाए तो देखो, ये हो गया पर्वत, ये मान लो ये पर्वत हो गया, ये पर्वत हुआ एक, जिसका धार चौड़ा होता है, बताया था मैंने इसके पहले वाले वीडियो में। पर्वत के बाद अगर बात की जाए तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये बना लिया अपन ने क्या, पठार। ये बन गया पठार, पठार बन गया। अब यहाँ पे ये बन गया पठार के बाद ये बन गया मैदान। तो ये समझ में आ गया होगा, एक प्रकार का ये आपको बनाने के लिए बताया मैंने। पठार की ऊंचाई क्या बताया था? 1000, सॉरी, पर्वत की 1000 मीटर से ऊपर रहता है, उसे पर्वत कहते हैं। इसको मैंने क्या बताया? जो पठार है, पठार का क्या बताया था? 500 या 600 फीट से ऊंचे वाले एरिया को बोलते हैं। और मैदान किसे बोलते हैं? मैदान के बारे में भी बताया था मैंने आपको,
500 फीट से कम ऊंचाई वाले इसको मैदान कहते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा मैदान क्या था, मैदान के बारे में बता दिए। मैदान भी कई प्रकार के होते हैं, अपर्दनात्मक मैदान और निक्षेपात्मक मैदान। अपर्दनात्मक मैदान भी कई प्रकार के हैं, तो उसको देख लिया अपन ने, ये निक्षेपात्मक मैदान को भी देख लिए। इसके बाद देखते हैं अपन भिन्न भिन्न कारकों द्वारा निर्मित स्थला आकृति। तो स्थला आकृति बन जाती है, यानी टोपोग्राफी बन जाती है। तो टोपोग्राफी को देखेंगे, स्थला आकृति को देखेंगे कैसे कैसे कौन सी बनी है। तो स्थला आकृति भी कई प्रकार से बनती है, जैसे भूमिगत ज्वल द्वारा, तो जो भूमिगत ज्वल द्वारा बनती है। महासागरीय यानी सागरीय जल द्वारा भी बनती है। हिमनद द्वारा भी बनती है। पवन हवा द्वारा ही बनती है। समुद्री तरंगे द्वारा निर्मित भी स्थल आकृति बनती है। और उसके बाद ये कुछ फैक्ट है, इसको देखेंगे। तो इसको देखते हैं अपन, भिन्न भिन्न कारकों द्वारा निर्मित स्थल आकृति। तो देखिए, भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थल आकृति, इसमें एक होता है उत्सुत कुआं, आर्टिसन वेल ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ज्यादातर पाया जाता है। और ये एक ऐसा कुआं होता है जिससे जल स्वयं ही धरातल में निकलने लगता है, तो ये याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं अपन गीजर की, ये भी इसका एग्जाम्पल है। घोलरंद भी इसका एग्जाम्पल है। डोलाइन इसका एग्जाम्पल है। कास्ट झील भी इसका एग्जाम्पल है। युवाला और पोलिये, कांदरा, स्टेलेमाइट, लेपीज, ये इंपॉर्टेंट है, लेपीज, ये सब भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां हैं, तो याद रखना है। उसके बाद नोट देखिए, एक सर्वाधिक उत्सुत कुएं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पाए जाते हैं, मैंने बता दिया था। सागरीय जल द्वारा निर्मित स्थलाकृति, सागर भी स्थलाकृति निर्मित करती है। तो एक होता है सर्प, वेलाचली, तंगरिका, पुलिन, हुक, लूप और टोम्बोलो। तो ये सब ये नाम है इस प्रकार के। देखिए, ये इसको पढ़ना जरूरी है अपने को। यहाँ से एक हाथ क्वेश्चन कभी आ भी सकता है और नहीं भी आता, ज्यादातर नहीं आता, लेकिन जो आएगा इंपॉर्टेंट रहेगा, मैं बताऊंगा। उसके बाद देखिए, हिमनद द्वारा निर्मित स्थलाकृति। तो हिमनद भी स्थलाकृति निर्माण करती है, जैसे सर्क हो गया, टार्न, आरेट, हार्न, नूनाटक, फियोर्ड, ड्रमलिन, केम एस्कर, ये थोड़े से इनके नाम है, तो याद रखना है। अब देखिए, ड्रमलिन मुख्य रूप से समूह में मिलते हैं, इस कारण ऐसी स्थलाकृति को अंडों की टोकरी की स्थलाकृति कहते हैं। द बास्केट ऑफ एक ट्रोपोग्राफी कहते हैं, तो याद रखना है, ये ड्रमलिन ये आ सकता है, इंपॉर्टेंट है ना। उसके बाद देखिए, पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृति, तो यूगेन, उसके बाद देखिए यारडंग, इंसेलबर्ग इंपॉर्टेंट है, और छत्रक इंपॉर्टेंट है। प्लेया, लेगुन झील आपने सुना होगा, लेगुन झील ये भी इंपॉर्टेंट है। बरखान, लोएस और पेडी प्लेन ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां हैं। उसके बाद देखिए, समुद्री तरंग द्वारा निर्मित स्थलाकृति, तो समुद्र भृगु, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। लेगुन झील भी समुद्र के किनारे बनती है। रिया तट, भारत का जो पश्चिमी तट है वो रिया तट का उदाहरण है। स्टेक, डाल्मेशियन, यूगोस्लाविया का तट, तो ये भी याद रखना है। उसके बाद देखते हैं अपन, ये आगे वी आकार की घाटी नदी से बनती है, तो नदी के द्वारा बनती है, याद रखना है। वी आकार की घाटी आपने पढ़ा होगा। तो नदी के कटाव द्वारा पानी जो है, नदी के कटाव द्वारा अपनी तली को गहरा करते जाती है नदी। नदी कटाव द्वारा अपनी तली को गहरा करते जाती है, तो उस कारण वी आकार की घाटी बनती है। तो क्या लिखा हुआ है, वी आकार की घाटी नदी से बनती है, याद रखना है। किससे बनती है? नदी से बनती है। गार्ज का निर्माण नदी की युवावस्था में होता है, तो ये याद रखना है। गार्ज जो है ये वी आकार की घाटी का विशिष्ट रूप होता है। गार्ज का निर्माण नदी की युवावस्था में होता है, इंपॉर्टेंट है। लटकती घाटियां भी हैं, एक यू आकार की घाटी बनती है। मोरेन हिमानी क्षेत्र में बनते हैं, मोरेन जो है ये हिमानी क्षेत्र में बनते हैं, याद रखना है। यू आकार की घाटी के तल चौड़े व किनारे चिकने और ढाल तीव्र होते हैं। तो यू आकार की घाटी के तल चौड़े होते हैं, किनारे चिकने तथा ढाल तीव्र होते हैं। उसके बाद क्या है, जल निर्गम छिद्र, सिंक होल
और कास्ट मैदान चूना क्षेत्र के स्थल आकृति में पाए जाते हैं। याद रखना है कौन से क्षेत्र के, चूना क्षेत्र के स्थल आकृति में पाए जाते हैं। उसके बाद है मरुटिब्बा। मरुटिब्बा तो हवा के तेज वेग से चलने वाले रेतीली टीलों को कहते हैं। मरुटिब्बा किसे कहते हैं? हवा के तेज वेग में चलने वाले रेतीली टीलों को कहते हैं। इसका निर्माण अवरोध का होना आवश्यक है। इसके निर्माण के लिए अवरोध का होना आवश्यक है। नव चंद्राकार टिब्बे जिनकी भुजाएं पवनों की दिशा में निकलती होती है बरखान कहलाते हैं। बरखान कहलाते हैं, तो ये याद रखना है यहाँ से। उसके बाद आगे चलते हैं। बहुत गहरी हिमनद गर्ते जिसमें समुद्र जल भर जाता है तथा जो समुद्र तटरेखा पर होता है उसे फियोर्ड कहते हैं। तो याद रखना है फियोर्ड कहते हैं। तो बहुत गहरी हिमनद गर्तें जिसमें समुद्र जल भर जाता है, जो समुद्र तट रेखा पर होता है उसे फियर्ड कहते हैं। समुद्री तट रेखा पर होता है। उसके बाद देखिए, सर्क गहरे लंबे और चौड़े गर्त हैं जिनकी दीवार तीर ढाल वाली सीधी व अवतल होती है। अधिकतर सर्क हिमनद घाटियों के शीर्ष पर पाए जाते हैं। हिमनद के पिघलने पर जल से भरी सर्क को सर्क झील या टार्न झील कहते हैं। तो ये याद रखना है ये कौन सी झील को क्या कहते हैं। उसके बाद देखिए क्या है ये, सर्क के शीर्ष पर अपर्दन से होने वाले हार्न निर्मित होते हैं। आल्पस पर्वत की चोटी मैटर हार्न तथा हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट वास्तव में हार्न है, जो सार्क के शीर्ष अपर्दन से निर्मित हुई है। लगातार अपर्दन के सार्क के दोनों तरफ की दीवारें तंग हो जाती है और इसका आकार कंघी या आरी के समान कटकों के रूप में हो जाता है, जिन्हें आरेत आरेट्स कहते हैं। इन पर चढ़ना असंभव है, तो ये याद रखना है। उसके बाद देखिए, सागरीय जल तरंग द्वारा निर्मित तट रेखाएं। तो कुछ तट रेखा बन गए हैं, तो सागरीय जल तरंगों द्वारा निर्मित कुछ तट रेखाओं के प्रकार दिए हुए हैं, तो इसको याद रखना है। देखिए, फियार्ड तट किसी हिमानीकृत उच्च भूमि के सागरीय जल के नीचे धंस जाने से फियार्ड तट का निर्माण होता है, जिसके किनारे दीवार के समान होती है। उदाहरण नॉर्वे का तट, ये इंपॉर्टेंट है। नॉर्वे का तट फियार्ड तट का उदाहरण है। ये क्वेश्चन आ सकता है। नॉर्वे का जो तट है, और आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं, नॉर्वे देश ऐसा है जो सर्वाधिक ऐसा कौन सा देश है सर्वाधिक समुद्री तट को छूता है? तो एक है कनाडा और दूसरे नंबर में है नॉर्वे। तो ये याद रखना है, दूसरे नंबर में आता है नॉर्वे का तट। नॉर्वे का तट सबसे ज्यादा छूता है समुद्र को, लेकिन दूसरे नंबर में छूता है, पहला छूता है कनाडा। रिया तट तो नदियों द्वारा अपर्दन उच्च भूमि के धंस जाने से रिया तट का निर्माण होता है। इसकी गहराई समुद्र की ओर क्रमशः बढ़ती जाती है। प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिमी तट का उत्तरी भाग रिया तट का उदाहरण है। यह इंपॉर्टेंट है। प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिमी तट की बात हो रही है, पश्चिमी तट का उत्तरी भाग रिया तट का उदाहरण है। हैफा तट सागरीय तटीय भाग किसी निम्न भूमि के डूब जाने से निर्मित तट को हैफा तट कहते हैं। इस पर रोधिकाओं की समांतर श्रृंखला बनती है, जिससे सागरीय जल घिर पर लैगून झीलों का निर्माण होता है। लैगून झील आपने पढ़ा होगा। यूरोप का बाल्टिक तट हैफा तट का उदाहरण है। तो यूरोप का एक बाल्टिक सागर है, बाल्टिक तट, वहां पे तट भी है सागर में, तो वहां पे हैफा तट का उदाहरण है। डालमेशियन तट समांतर पर्वतीय कटकों वाले तटों के धसाव से डालमेशियन तट का निर्माण होता है। यूगोस्लाविया का डालमेशियन तट का उदाहरण है। यह देश है यूगोस्लाविया का तट डालमेशियन तट का उदाहरण है। निर्गत समुद्री तट स्थल खंड के ऊपर चढ़ने या समुद्री जल स्तर के नीचे गिरने से निर्मित तट का निर्माण होता है। इस प्रकार के तट पर शिफ्ट, लैगून, पुलिन, क्लिप एवं मेहरब मिलते हैं। भारत में गुजरात का काटियावाड़ तट निर्गत समुद्री तट का उदाहरण है। तो ये उदाहरण देके आ सकता है एग्जाम्पल में, पेपर में। भारत में गुजरात का काटियावाड़ा तट निर्गत तट का उदाहरण है। तो याद रखना है फ्रेंड्स। तो हमने इस लेक्चर में कुछ प्रमुख स्थल आकृति देखे, जिसमें से देखिए इतने सारे तो अपन ने देखे, लेकिन कुछ ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे डायरेक्ट क्वेश्चन में मैं आपको बताता हूँ जो इंपॉर्टेंट है वो बताता हूँ।
जैसे वी आकार की घाटी, वी आकार की घाटी, वी आकार की घाटी नदी से बनती है, ये क्वेश्चन आ सकता है। ये याद रखना है, वी आकार की घाटी किससे बनती है? नदी से बनती है। उसके बाद एक क्वेश्चन और याद आ रहा है यहाँ से, ये मोरेन, मोरेन वाला क्वेश्चन आया था। मोरेन हिमानी क्षेत्रों में बनते हैं। मोरेन कहाँ बनते हैं पूछा जा सकता है? हिमानी क्षेत्रों में बनते हैं। और अंधी घाटियाँ, अंधी घाटियाँ पाई जाती है, तो कहाँ पाई जाती है? तो अंधी घाटियाँ कास्ट प्रदेश में पाई जाती है। ये जो कास्ट प्रदेश दिया हुआ था, कास्ट दिया हुआ था, कास्ट झील कास्ट प्रदेश में पाई जाती है। एक क्वेश्चन ये आ सकता है। दूसरा एक और क्वेश्चन है, स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट, ये दोनों जो है कास्ट स्थलाकृति के उदाहरण है। कास्ट स्थलाकृति के उदाहरण है, ये इंपॉर्टेंट था। और एक और क्वेश्चन, ये जो कुआं मैंने आपको बताया सर्वाधिक उत्सुत कुएं ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से कुएं में, यानी किस कुएं में जल स्वचालित दाब के माध्यम से निकलता है? स्वचालित दाब के माध्यम से निकलता है, तो वो कौन से कुएं हैं? वो उत्सुत कुएं, ये याद रखना, ये एक क्वेश्चन था। उसके बाद देखिए एक और क्वेश्चन, ये वाला इंपॉर्टेंट है, स्नो होल्स, जल निर्गम छिद्र कहाँ पाए जाते हैं करके, तो चूना क्षेत्रों में पाए जाते हैं। चूना क्षेत्र में की स्थलाकृति में पाए जाते हैं। एक ये इंपॉर्टेंट था क्वेश्चन। उसके बाद और मैं आपको बताऊं यहाँ से, जैसे ये वाला पूछा जाता है, कास्ट मैदान कहाँ पाए जाते हैं, तो चूना पत्थर आकृतियों से संबंधित है या पाए जाते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे फ्रेंड्स। एक और क्वेश्चन है, जैसे ये मरु टिब्बा, ये आ सकता है, मरु टिब्बा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है, ये मरु टिब्बा वाला क्वेश्चन। जैसे हवा के तेज वेग से रेतीले टीलों को क्या कहते हैं, तो मरु टिब्बा कहते हैं। तो ये लेक्चर था हमारा फ्रेंड्स, जो मैंने आपको बताया कि कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्थल आकृति से बनते हैं। तो इस लेक्चर में इतना ही। इस लेक्चर में हमने पठार, मैदान और प्रमुख स्थल आकृति डिस्कस किए थे। आपको हमारा ये लेक्चर कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके आने वाले लेक्चर में, इसके बाद वाले लेक्चर में हम पूरे वन के बारे में डिस्कस करेंगे, इसके बाद वाले लेक्चर में पूरे वन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस लेक्चर से इतना ही फ्रेंड्स, नमस्ते।